हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स कर रहे थे और प्रीवियस जो मैंने टोटल अब तक 12 वीडियोस डाल दिए हैं, उन 12 वीडियोस में अपने पहला जो चैप्टर है आपकी राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का, वो पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। सभी उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी 8th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले, क्योंकि ये यूनिट क्या है कि थोड़ी सी आपकी इसमें से एक चैप्टर है जो वो आसान है और आपने केमिस्ट्री में उसको पढ़ रखा है। तो 8th यूनिट है जो उसमें 2 चैप्टर हैं आपके, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर है कितने नंबर के, ये देखो 6 नंबर के हैं। ठीक है ना, बुक में दिया हुआ है बुक की स्टार्टिंग में कि 8th यूनिट है और 8th यूनिट में आपका जो चैप्टर नंबर 1 तो 14 और एक चैप्टर नंबर 15, 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और दोनों मिला के 6 नंबर के हैं। दूसरी चीज़, जो 6 नंबर बांटे हुए हैं ये 6 नंबर आपकी इस टाइप से आती हैं 1 + 2 + 3, मतलब कि दोनों चैप्टरों में से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन कितने का 3 नंबर का आएगा। टोटल 6 नंबर का पेपर आपका इसमें से आएगा 56 में से। ठीक है, तो पहले देख लो चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो आपके 2 चैप्टर हैं, 8th जो यूनिट है आपकी, तो ये रहे। पहला चैप्टर है वो है परमाणुीय भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा जो चैप्टर है वो है नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आज अपने ये 14वां चैप्टर, ये आपकी बुक का 14 नंबर चैप्टर है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणुीय भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स। तो इसके देख लो टॉपिक देख लो, आपको पता लग जाएगा जो आपने 11th की केमिस्ट्री में ऑलरेडी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ थोड़े से अलग तरीके से आएंगे, यहाँ डेरिवेशन भी आएंगे इनमें। तो थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल है, हाइड्रोजन का रेखिल स्पेक्ट्रम है, लाइमन बामर श्रेणियाँ आ जाएंगी, बोर मॉडल की कमियाँ और लास्ट में बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या। छोटा ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इसको अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 14वां जो चैप्टर है आपका। ठीक है केमिस्ट्री का रिलेटेड, लेकिन केमिस्ट्री का जो पोर्शन फिजिक्स से रिलेटेड है वो इसमें आपका आ जाएगा। तो चैप्टर ये थियोरेटिकल भी है और साथ में थोड़ी बहुत डेरिवेशन, फिजिक्स है तो डेरिवेशन तो चलेंगे ही चलेंगे साथ में, लेकिन थ्योरी भी काफ़ी है इस चैप्टर में। आज का जो अपने टॉपिक हैं वो थियोरेटिकल टॉपिक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 8 है परमाणुीय भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स, इसका नाम है। और ये इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख रखे हैं। इसका मतलब ये अभी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का आपके दोनों चैप्टर में मिला के आएगा। 15 भी इसके साथ ही है। ठीक है, तो अब देखो पहले इसके पहला टॉपिक है जो वो है इसकी इंट्रोडक्शन यानी कि स्टार्ट। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सर्वप्रथम भारतीय दर्शन शास्त्री महर्षि कणाद एक भारतीय दर्शन शास्त्री थे, ने द्रव्य को सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना, जिन्हें इन्होंने परमाणु नाम दिया। यानी कि द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी पदार्थ, कि इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है वो बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और अविभाज्य कण होते हैं। मतलब आप इन सूक्ष्म कणों के और ज़्यादा छोटे हिस्से नहीं कर सकते, इनको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हो आप। तो इसे उन्होंने क्या नाम दिया, अपने जो ग्रंथ है उसमें परमाणु नाम दिया। और इनके ग्रंथ का जो नाम था वो क्या था, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा वैशेषिक दर्शन, उसमें उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया। थे ये दर्शन शास्त्री, ठीक है, फिलोसफर थे ये एक, लेकिन इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ का एक छोटे से छोटा भाग होता है और अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को आप और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो इसके बाद भी क्या हुआ कि सबसे पहले तो इन्होंने बताया था, लेकिन आजकल जो थ्योरियाँ चलती है उसमें तो अपने यही पढ़ते हैं कि जो फॉरेन के बाहर वाले विदेशी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, ये दिया। जो इंडियन हिस्ट्री है वो हमेशा क्या है, थोड़ी सी छुपा दी जाती है ताकि इंडिया ग्रेट न बन जाए। इसके पीछे ये भी एक रीज़न है। तो अपने जो पुराने ग्रंथ थे उनमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद आपकी बुक में देखो, मैं आपके हो सकता है केमिस्ट्री में ये अलग तरीके से दिए हुए हों, इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई हो, लेकिन यहाँ जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगा वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कराऊंगा, जो आपकी फिजिक्स की बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। आप इसकी अगर केमिस्ट्री से कंपैरिजन करोगे तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा दिया हो, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़ना, जो फिजिक्स में दिया हुआ अपने को वही स्टडी करना है। तो देखो पहले नंबर पर आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में, तो वही चीज़ सेम जो महर्षि कणाद ने बताई थी वही डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने कहा कि इस पदार्थ की संरचना के बारे में सर्वप्रथम 1803 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है,
इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, प्रत्येक पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। मूलभूत कण मतलब कोई एक ऐसा कण होता है भी उन कणों से मिलकर क्या बनता है, सारा पदार्थ बनता है। ठीक है, वो कण उसकी मूल होते हैं, मूल मतलब जड़ होते हैं, उसके बनने का कारण होते हैं। और इन कणों को क्या बोल देते हैं, परमाणु या एटम कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु की स्वयं की कोई आंतरिक संरचना नहीं होती, मतलब परमाणु के अंदर क्या कुछ है ये कोई उसकी संरचना नहीं होती है। वैसे ये परमाणु क्या मिलकर पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, लेकिन होती तो है परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ होता है, लेकिन डाल्टन ने यही बताया कि डाल्टन कहता है भी खुद की कोई संरचना नहीं होती। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परंतु अलग अलग पदार्थ अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। कि डाल्टन ने बताया कि एक पदार्थ में तो जितने परमाणु होंगे वो सारे क्या होंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग। मतलब अगर आप नमक की बात करते हो तो नमक के अलग परमाणु होंगे, चीनी के अलग होंगे। लेकिन अगर चीनी की स्पेशल चीनी की बात करते हो तो चीनी में जितने परमाणु होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, लेकिन वो नमक वालों से डिफरेंट होगी। तो वही चीज़ इसने बताया कि अलग अलग पदार्थ में परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इतनी इसका दिया हुआ है 3-4 लाइनें जो आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है मेन टॉपिक, ये आता है आपका परमाणु का थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो सन 1838 में थॉमसन, या आपको कई जगह इसका नाम टॉमसन भी लिखा मिलेगा, तो एक ही बात है, ये थॉमसन या टॉमसन एक ही बात है, ने परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी वो सारी मैंने पॉइंट्स के रूप में लिख रखी हैं। बुक में इसको पढ़ोगे, बुक में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे रखा है, मैंने उसमें से मेन लाइनें छांट ली और उनको क्या है पॉइंट्स बना के लिख दिया इसमें। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला है। इसने कहा कि परमाणु क्या होता है, गोला होता है और 10⁻10 मीटर उसकी त्रिज्या होती है, तथा यह धनावेश गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है। भाई वो गोला सारा किसका बना होता है, धनावेश का बना होता है, मतलब सारे गोले में क्या फैला रहता है, धनावेश फैला रहता है। इस धनावेश को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में परमाणु के अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, भी क्या होता है कि इस टाइप से ये जो आगे डायग्राम दिया हुआ है उसने बताया कि ये एक गोला है और ये जो लाइनें इसमें मैंने खींच रखी हैं रेड कलर की, वो सारी लाइनें किसको दर्शा रही हैं, मतलब इसके अंदर धनावेश ही फैला हुआ है। ये लाइनें किसको दिखा रही हैं, इस धनावेश को दिखा रही हैं। और उसने कहा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रहते हैं, भी अलग अलग जगह पर क्या रहते हैं, अंदर इसके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे मेन चीज़ इसके जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार पुडिंग क्या होता है, एक जो विदेशी मिठाई है, एक प्रकार की ये क्या है, बाहर वाले देश में पाई जाने वाली मिठाई है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें प्लम रखे जाते हैं। प्लम मतलब आलू बुखारे रखे जाते हैं, मतलब जिस प्रकार क्या होती है वो मिठाई होती है और मिठाई के अंदर क्या करते हैं, अपने प्लम रख देते हैं ऐसे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार पुडिंग में प्लम रखे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार धनावेशित गोले में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अब देखो प्लम पुडिंग तो आपने देखा नहीं वो अभी होता कैसा है या और कैसा है, तो इसका एक सिंपल उदाहरण और भी है कि इसके अलावा इस मॉडल की तुलना अपने तरबूज में रखे बीजों से की जा सकती है। अब तरबूज तो सारा क्या होगा, जो लाल लाल पार्ट होता है उसका वो सारा अपने धनावेश मान सकते हैं, भी वो सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। भी एक क्या है कि गोला है, उस गोलाकार तरबूज है, तरबूज में अपने तरबूज को जो लाल वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, उसको धनावेश मान सकते हैं और जो उसके बीज होते हैं अंदर, उस बीजों को इलेक्ट्रॉन से अपने क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो तरबूज से आप क्या कर सकते हो, इस मॉडल को याद रख सकते हो, लेकिन जो फेमस नाम है इसका वो प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि इस मॉडल में थॉमसन ने माना कि जब पदार्थ या द्रव्य को, कि जब कोई भी आप पदार्थ लेते हैं द्रव्य को बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, मतलब बाहर से आप क्या करते हो, ऊर्जा प्रदान करते हो। ऊर्जा प्रदान किस प्रकार कि आप उसको मान लो किसी पदार्थ को गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो गर्म करने से उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल जाएगी। तो क्या होता है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा ग्रहण कर त्वरित गति करते हैं, और त्वरित गति को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ कंपन गति करते हैं, क्योंकि देखो अंदर धनावेश भरा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है कि इतने फ्री नहीं घूम सकते, तो इनको जब ऊर्जा मिलती है तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपन गति करना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग में तो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो ये इधर उधर जाना भी स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, कि थोड़ी ऊर्जा देने पर तो ये क्या करेंगे, कंपन गति करेंगे। तो कंपन गति करता है, यह ऊर्जा ग्रहण कर त्वरित गति करते हैं तथा यह त्वरित गति या कंपन गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं कि जैसे आप प्रकाश मानते हो, प्रकाश जो होता है वे ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, कि इनका क्या होता है, निर्वात में ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। अवरक्त तरंगें होंगी, आगे आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों का टॉपिक आएगा। तो आप यहाँ पे एक इतनी बात याद रखो कि जब भी अपने किसी पदार्थ को ऊर्जा देंगे तो थॉमसन ने बताया कि ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन कंपन स्टार्ट कर देंगे और कंपन करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों का या विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब नेक्स्ट है कि इस तरंग या विकिरण की आवृत्ति वही होती है जो इलेक्ट्रॉन के कंपन की होती है। भी जिस आवृत्ति से, आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, उसको अपने क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। तो इस विकिरण या तरंग की आवृत्ति वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति होती है। मतलब जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन कंपन करता है उसी आवृत्ति से ये तरंग भी क्या करती है, कंपन करती है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि अधिक ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु से बाहर भी आ सकता है, मतलब फ्री भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इस मॉडल के आधार पर निम्न की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। भी ये जो मॉडल है थॉमसन का मॉडल, ये मॉडल अपने को किस किस चीज़ की व्याख्या करता है। तो पहला तो है तापायनिक उत्सर्जन। अब इसका ओनली नाम दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लो भी होता क्या है कि जब अपने किसी पदार्थ को ताप देते हैं, ताप मतलब बाहर से उसको वो ताप बढ़ाते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोल देते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। मतलब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को क्या बोल देते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से वो पदार्थ में जो परमाणु होता है वो एक आयन की तरह व्यवहार करता है, तभी इसको अपने तापायनिक उत्सर्जन कह देते हैं। ठीक है, तो तापायनिक उत्सर्जन, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना तापायनिक उत्सर्जन होती है। नेक्स्ट आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपका 13 चैप्टर है, उसमें आप पूरी डिटेल से पढ़ोगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। केमिस्ट्री में आपने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि प्रकाश को जब अपने किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ होगी, भी प्रकाश को डालते तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, और जब आप ऊर्जा दे रहे हो किसी पदार्थ को या धातु को, कि जो धातु है वो भी क्या है, एक तरह का पदार्थ ही है, द्रव्य ही है, तो जब आप उसको ऊर्जा दे रहे हो तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। और यही बातें किसने कही थी, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताई थी। नेक्स्ट, परमाणु का स्थायित्व। स्थायित्व के बारे में कैसे बताता है कि स्थायित्व किस चीज़ को शो करता है कि जो परमाणु है वो क्या होता है कि उस पर नेट चार्ज 0 होता है, तभी वो पदार्थ परमाणु क्या होगा, स्थायी होगा। अगर नेट चार्ज 0 नहीं है, प्लस या माइनस कोई आयन है, तो वो आयन आपको पता है आगे क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, या बंध बनाकर क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं ये। तो कोई भी जो आपका परमाणु है, परमाणु स्थायी होता है। स्थायी कब होगा, जब उसमें प्लस और माइनस आवेश बराबर होंगे, मतलब उस पर नेट आवेश क्या होगा, 0। तो वो चीज़ थॉमसन ने बताई। उसने कहा कि जितना धनावेश होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के आवेश को संतुलित रखते हैं, और संतुलित रखने के कारण क्या होता है, जो आपका परमाणु है वो स्थायी रहता है, स्थायी अवस्था में रहता है। और लास्ट में आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ EMW। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये भी अभी थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जब आप ऊर्जा देते हो किसी पदार्थ को तो इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे, तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों या विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। ये थॉमसन का मॉडल इसको समझाने में सफल रहा, और वास्तव में होता भी ऐसा ही है, लेकिन इसका कारण थोड़ा अलग था। बस इसने ये बता दिया भी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, तो तभी इसको ये समझा पाया। अब नेक्स्ट आता है थॉमसन मॉडल की कमियां या असफलता के कारण। ठीक है, तो असफलता के कारण क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल, कि यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। स्पेक्ट्रम कि कोई भी अगर अपने पदार्थ किस प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, ठीक है ना, ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण की जो घटना होती है, भी आप किसी पदार्थ को ऊर्जा दे रहे हो बाहर से, या वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, तो इस घटना को अगर अपने एक फोटो के रूप में उतार लें,
भी जब उसमें से ऊर्जा निकलेगी वो फोटो बन जाए यहाँ पे, जब वो ऊर्जा ग्रहण करेगा उसकी फोटो बन जाए। तो ये फोटो के रूप में ऊर्जा बनाना या ऊर्जा का आप कह सकते हो ग्राफ बनाना या फोटो के रूप में उसे प्राप्त करना, उसका क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आप सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हो कि ऊर्जा को ग्राफीय रूप में दिखाना या ऊर्जा को एक फोटो के रूप में दिखाना क्या होता है? उसका स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। तो अब हाइड्रोजन किस प्रकार से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, उसकी व्याख्या करने में ये असफल रहा। अब रहा क्यों? देखो क्या होता है कि इस मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अब समझो इसको कि हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 1h1 इसका आप सूत्र लिखते हो, तो इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा, जो इसके कंपन की आवृत्ति होगी उसी की ये क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। ठीक है। तो अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही प्रकार की होंगी, तो इसके स्पेक्ट्रम जब बनाएंगे तो स्पेक्ट्रम में बस एक लाइन आनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा की क्या आती है स्पेक्ट्रम में? ऐसे लाइनें आती हैं अलग अलग। भी ज़्यादा ऊर्जा आ गई तो ज़्यादा लाइनें आ जाएंगी, कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो अलग अलग प्रकार की लाइनें आ जाएंगी। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण बननी तो क्या चाहिए थी? एक ही लाइन बननी चाहिए थी। भी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि बाद में जब बोर इसकी व्याख्या करेगा तो उसको क्या है कि स्पेक्ट्रम की बहुत सारी लाइनें मिली हाइड्रोजन के लिए ऐसे, और अलग अलग श्रेणियां भी बनाई उन्हें इसने उस लाइनों की, जो आप पढ़ते हो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी, ये श्रेणियां बनाई थी। तो उसको बहुत सारी लाइनें मिलनी चाहिए थी एक, लेकिन मिली बहुत सारी। तो अब ये लाइनें क्यों मिलती हैं? हाइड्रोजन किस प्रकार ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। भी उसमें ज़्यादा लाइनें क्यों मिलती हैं? इसके अकॉर्डिंग तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा लाइन मिलने की ये व्याख्या क्या है? नहीं कर पाया। और नेक्स्ट जो इसका है दूसरा, कि यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों की व्याख्या नहीं कर पाया। कि रदरफोर्ड का आगे आप जस्ट इससे अगला मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग है, कि उसमें जो क्या है कि जो परिणाम बताएगा रदरफोर्ड, परिणाम उसी मॉडल में पढ़ेंगे अपने रदरफोर्ड ने क्या क्या रिजल्ट निकाले थे, उन सारे परिणामों की ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड ने इसके मॉडल को क्या कर दिया? असत्य करार दे दिया। उसने कहा कि ये वाला मॉडल इसका सही नहीं है। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आज अपने ओनली इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है और दो मॉडल पढ़े हैं। पहला जो मॉडल था वो आपका था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और दूसरा था परमाणु का थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में तो मैं तो आपको ये कहता हूँ भी मेन चीज़ क्या है, एक तो इसने परमाणु के बारे में बताया कि ये 10⁻10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है। दूसरी चीज़ इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तभी अपने जे थॉमसन, इसका पूरा नाम जे थॉमसन था और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने सबसे पहले बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या थ्योरी दी इसने? प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है। भी इलेक्ट्रॉन रहते किस प्रकार हैं? प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार रहते हैं, जैसे तरबूज में बीज रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको लिखो, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का वो सारा काफ़ी लंबा चौड़ा मॉडल और काफ़ी यानी अच्छा मॉडल उसने दिया था। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसको लिखना स्टार्ट कर दो, चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।